हेलो दोस्तों। तो कल मैंने आपको साइट का डिज़ाइन दिखाई दिया था। तो आज हम उसी का जो है एक पार्ट बनाने जा रहे हैं। इसको हम पार्ट बाय पार्ट में करेंगे। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं कोड के द्वारा कोड दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम देखें कितने सारे पार्ट्स हैं। एक ये सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन हो गया कंटेनर वाला, ठीक है ना। ये तीसरा सेक्शन एरियाज वाला हो गया, फिर सेक्टर्स वाला हो गया, फिर क्लाइंट्स वाला हो गया, फिर कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन हो गया, फिर फुटर आ गया। तो जो हमारी साइट है वो बहुत सारे सेक्शन से होती हुई है कि नहीं। एक सेक्शन के लिए व्यापार वाला, ये कंटेंट वाला सेक्शन हो गया। हाँ, ये कंटेंट वाला सेक्शन है। फिर ये एरियाज वाला सेक्शन है, फिर ये क्लाइंट्स वाला सेक्शन है ना। फिर ये कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है, ये फुटर है। तो बहुत सारे सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है हमारी साइट। तो मैं सिर्फ आज आपको पहला सेक्शन यानी मैं बार, ये वाला ये बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। वो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में ये कॉन्टेंट वाला सेक्शन बना लेंगे यार। फिर उसके अगले वीडियो में एरियाज वाला ऐसे करते करते हम पूरी चीज़ बना लेंगे। और आपको भी आसानी रहेगी सब कुछ समझने में। कुछ जो चीज़ें याद रखने वाली होती हैं उसको याद रखने में, है ना। और अगर यही चीज़ मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूँगा तो सब कुछ हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। और चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इस पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैंने एक यहाँ पे लॉयर नाम का फोल्डर बना लिया, ठीक है ना। ये लॉयर वाला फोल्डर बना लिया मैंने। और इसके अंदर CSS, इमेजेस और जावास्क्रिप्ट यानी JS, 3 सब फ़ोल्डर्स बना दिए। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि साइट को मेंटेन करना आसान हो जाए, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी बात, जो हम जितनी भी फाइल्स बनाएँगे वो डिस्टिंग्विश कर पाएँ, हम डिफरेंशिएट कर पाएँ, उसको हम अलग कर पाएँ, ठीक है ना। अब जितनी भी हम साइट बनाएँगे कुछ HTML है ना, HTML फाइल होंगी, कुछ CSS फाइल्स होंगी, कुछ इमेजेस फाइल होंगी, कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल होंगी, है ना। तो अगर हम ये ये तीनों फ़ोल्डर, सब फ़ोल्डर नहीं बनाते हैं और सारी फाइल्स इसी फ़ोल्डर के अंदर रख देते हैं, है ना। तो होगा क्या कि सारे फाइल्स इसी के अंदर रख देते हैं, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएँगे कि कौन सी HTML फाइल है, कौन सी CSS फाइल है ना, और कौन सी जावास्क्रिप्ट इमेज फाइल है ना, और कौन सी जावास्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। और ये दोनों फाइल्स फ़ोल्डर्स एम्प्टी हैं, और जैसे जैसे हम साइट बनाएँगे इसके अंदर भी फाइल्स डालेंगे ज़रूरत पड़े, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ऐसे ही सब फ़ोल्डर रहेगा। कोनो मेरा ये फ़ोल्डर मेमोरी में, हार्ड डिस्क में जगह थोड़ी ना ले रहा है ना। आप देख सकते हैं जगह तो बिल्कुल नहीं ले रहा है। दिखाता हूँ मैं, देखिए 0 बाइट्स, है ना। 0 बाइट्स है, 0 बाइट्स है ना। तो बने रहने में क्या दिक्कत है, बने रहने दो। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट फाइल्स की हम इसमें डालते जाएँगे, ठीक है, और अपना काम करते जाएँगे। तो इंडेक्स को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लिया है, ठीक है ना। और हम बेसिक HTML बॉयलरप्लेट डाल लेंगे, इसको बेसिक HTML बॉयलरप्लेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको जो हम हैं इसको बोलते हैं
बेसिक एचटीएमएल बॉयलर प्लेट। ठीक है, तो आपको दिख नहीं रहा तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है? इसको बोलते हैं बेसिक एचटीएमएल बॉयलर प्लेट। बॉयलर, मैंने बॉयलर का स्पेलिंग देखा ना, शायद गलत लिख दिया। खैर, बेसिक एचटीएमएल बॉयलर प्लेट कहने का मतलब है कि बेसिक एचटीएमएल कोड है, ठीक है ना, जो हर साइट में होता ही होता है। ठीक है, एचटीएमएल टैग है, फिर हेड टैग है, हेड टैग बंद हो गया यहाँ, फिर बॉडी टैग है ना, टाइटल टैग है। तो ये ऐसे बेसिक एचटीएमएल टैग हैं जो हर साइट में होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जो टाइटल है उसका पहले टाइटल चेंज कर लेते हैं। और मैंने जितने भी सी एस एस क्लासेस, मतलब सॉरी फाइल्स बनाएंगे, उनको लिंक कर लेते हैं। अरे, सी एस एस फाइल का मैं मतलब बताऊंगा कि क्यों मैंने वो क्लास क्यों बनाई है, क्यों नहीं बनाई है, क्यों वो फाइल, क्यों वो सी एस एस नहीं बनाई है, मैं बताऊंगा। एक सर है, उसको इम्पोर्ट करेंगे। एक सी एस एस फाइल है अलाइनमेंट, जो मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है, उसको इम्पोर्ट करेंगे यहाँ। ठीक है? फिर इसी को जो मैंने अभी अलाइनमेंट सी एस एस फाइल इम्पोर्ट की है, इसको यहाँ पे लिंक कर लेंगे अपने एच टी एम एल फाइल के साथ। ठीक है? सारी सी एस एस फाइल मैंने लिंक हो गई। और अब चूँकि मेरे को फॉन्ट्स चाहिए, तो फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल तो होते नहीं है अपने कंप्यूटर में। आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे में तो है नहीं। तो मैं फटाफट जाऊँगा और गूगल फॉन्ट से फॉन्ट लेके आऊँगा। इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसको इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट हो गया मेरा फॉन्ट। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे हम, सी एस एस यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, अब ये सी एस एस यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सी एस एस यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? सी एस एस यूनिवर्सल सिलेक्टर, सी एस एस यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है वो समझते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब साइट रेंडर होती है, जब साइट जब रेंडर होती है, सॉरी, जब रेंडर होती है साइट, तब जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र साइट को डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑन सॉरी डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड डिफ़ॉल्ट पैडिंग प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो सी एस एस सिलेक्टर, सी एस एस यूनिवर्सल सिलेक्टर कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा सिलेक्टर जो वेबसाइट के ऊपर ग्लोबली अप्लाई है ना। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ पे मैं छोटा सा कोड ले लेता हूँ।
आपको समझाने के लिए। है ना? तो मैंने छोटा सा कोड लिखा है, तो यहाँ पे मैं int a is equal to 10 डिफाइन कर लूँगा। मैंने यहाँ पे छोटा सा कोड लिख दिया। हमने ये जो वेरिएबल बनाया है, ये कैसा है? ये ग्लोबल वेरिएबल है ना? ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसका कहने का मतलब ये क्या हुआ कि ये जो ए है, मान लीजिए इस पूरे फाइल का नाम मैंने रखा हुआ है, जिस फाइल के अंदर ये कोड लिखा हुआ है उस फाइल का नाम है मान लीजिए फाइल डॉट टेस्ट डॉट सी, ठीक है ना, टेस्ट डॉट सी है। तो उस टेस्ट डॉट सी में ये जो ए वेरिएबल है वो कहीं भी कोई भी फंक्शन में अब कॉल हो सकता है। ग्लोबल कहने का तो मतलब यही है, कोई भी फंक्शन में हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो उसी तरह यूनिवर्सल सिलेक्टर कहने का मतलब कि इसके अंदर जो भी हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे वो पूरे साइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। हर एक साइट के हर एक साइट में जो जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो डिवीजन टैग है, चाहे वो वीडियो टैग है, चाहे वो ऑडियो टैग है, चाहे वो पैराग्राफ टैग है, चाहे वो हेडिंग टैग है, सबके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। तो मार्जिन जीरो और पैडिंग जीरो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी वेबसाइट रेंडर होती है तब ब्राउज़र जो है उस साइट को डिफ़ॉल्ट मार्जिन और डिफ़ॉल्ट पैडिंग प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर थोड़ी सी स्पेस आ जाती है, ठीक है ना? ठीक है। तो और जब हम साइट बनाते हैं तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड डिफ़ॉल्ट पैडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बहुत कम जगह ज़रूरत होती है डिफ़ॉल्ट पैडिंग, है ना? हमें कस्टमाइज़ पैडिंग चाहिए होती है, कस्टमाइज़ पैडिंग चाहिए, मार्जिन चाहिए होता है। तो मेरे इस 2 लाइन के कहने का मतलब ये है, मैं ब्राउज़र से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ब्राउज़र देखो, जो तुम मेरे साइट को डिफ़ॉल्ट मार्जिन और डिफ़ॉल्ट पैडिंग दोगे ना, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे जहाँ-जहाँ पैडिंग चाहिए होगी, मार्जिन चाहिए होगी, हम खुद ही कष्ट करके लिख देंगे, ठीक है ना? खुद ही कष्ट करके उस स्पेसिफिक एलिमेंट को हम प्रोवाइड कर देंगे, तुम अलग से कोई डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग मत दो, ठीक है? इस कोड का कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है? अब आगे चलते हैं, index.html में आ जाते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन डॉट अलाइन डॉट आएगा। तो देखो, कहने का मतलब इस लाइन का मतलब समझो जो मैंने लिखा है, सेक्शन, इसका मतलब ये है मैं एमिट, मेरे अंदर एमिट, मैंने इस विजुअल स्टूडियो कोड के बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना एमिट आता है। एमिट क्या करता है, आपके प्लेन लाइन जैसे कि ये प्लेन टेक्स्ट है ना, प्लेन टेक्स्ट, आपके इस प्लेन टेक्स्ट को एक वैलिड एचटीएमएल कोड में बदल देता है। अब वो कैसे बदलता है देखो। सेक्शन कहने का मतलब ये है कि सेक्शन कहने से एमिट को ये पता चल गया कि प्रोग्रामर जो है सेक्शन टैग बनाना चाहता है, ठीक है। डॉट अलाइन से कहें, डॉट अलाइन से मैं एमिट को ये कहना चाहता हूँ, जो मैं सेक्शन टैग चाहता हूँ ना, उसका क्लास एट्रीब्यूट, उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करो क्लास, उसकी वैल्यू दे दो अलाइन, ठीक है। हैशटैग नैव बार से मैं एमिट से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं सेक्शन टैग बनाना चाह रहा हूँ उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड करो, क्लास वाला एट्रीब्यूट ऐड करो ही करो, एक और एट्रीब्यूट ऐड करो जिसका नाम होगा आईडी और उसकी वैल्यू होगी नैव बार, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ना, देखो जो जो मैंने अभी बोला है सेम टू सेम वैसा ही डिट्टो एचटीएमएल कोड आ जाएगा। देखो, देखा आ गया ना, एक सेक्शन टैग आ गया। देखो ये सेक्शन टैग यहाँ से शुरू हो रहा है,
यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, और उसका एक एट्रीब्यूट है क्लास, वैल्यू है अलाइन। ठीक है, उसका एक और एट्रीब्यूट है आईडी, उसकी वैल्यू है नेवर। ठीक है ना, तो ऐसे ही एमिट को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सेक्शन बना दिया। ठीक है ना, अब इसको मैं बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज टारगेट करके अपनी नेवर डॉट सी एस एस फाइल में इसको टारगेट करेंगे और इसको कुछ सी एस एस प्रॉपर्टी देंगे। तो टारगेट कैसे करते हैं, क्योंकि आईडी है तो आईडी के लिए हम हैश टैग लगाते हैं। आईडी मैंने क्या दी है, नैपा, तो नैपा आ गया, ये टारगेट हो गया। अब इसको हम पहले प्रॉपर्टी देंगे पोजीशन इज इक्वल टू लैटिट्यूड। ठीक है, तो अब आप कहेंगे पोजीशन आपने रिलेटिव क्यों दी, क्योंकि मैं जब इसको विड्थ और हाइट दूंगा ना परसेंटेज के हिसाब से दूंगा। परसेंटेज टू व्हाट, परसेंटेज इन रिलेशन टू व्हाट, परसेंटेज इन रिलेशन टू इट्स पेरेंट दैट इज बॉडी। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि भाई परसेंटेज में क्यों देनी है, आप हाइट जो है, हाइट हाइट एंड जो है आप पिक्सल में दे दो, आप व्यू पोर्ट विड्थ में दे दो, या फिर आप रैम में दे दो, या फिर आप पीएन में दे दो। मेरा कहने मेरा मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि ठीक है आप इसमें दे सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। पर एक प्रॉब्लम आएगी जब आप अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव बनाओगे ना, मतलब रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब है कि मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, या बड़ी स्क्रीन जैसे कि स्मार्ट टीवी, ये सब के लिए बनाओगे ना, तो आपको ये पिक्सल में, ये रैम में, ये ईएम में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ठीक है ना, आपको बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड कोड करना पड़ेगा हर एक डिवाइसेज़ के लिए। और वहीं अगर आप परसेंटेज दे दोगे, तो परसेंटेज इन रिलेटेड टू बॉडी आएगी, और बॉडी उतना विड्थ लेता है जितना कि स्क्रीन की साइज़ होती है। तो आप उसी के हिसाब से परसेंटेज में आप दे सकते हो। तो परसेंटेज अपने आप अब जैसे कि मान लो, कहने का मेरा मतलब है कि 100% विड्थ है, 100% विड्थ है। एचटीएमएल टैग बनाया हुआ है आपने, जैसे कि एचटीएमएल टैग बना हुआ है हेडिंग टैग, ठीक है, एचटीएमएल टैग बनाया हुआ है, ठीक है, या फिर डिवीजन टैग भी बनाया हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने डिवीजन टैग को विड्थ दे दी है, कितनी विड्थ दे दी है आपने, डिवीजन टैग को विड्थ दे दी है, मान लो उसको नीचे कर लेते हैं, बड़ा अच्छा समझ में आएगा नीचे यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, चलो खोल लेते हैं। तो आपने डिवीजन टैग बनाया हुआ है, ठीक है, उसको विड्थ दे दिया है आपने 75%। तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करने से मेरा सेंस ये है कि मोबाइल जब वो टैग आपकी साइट मोबाइल पर खुलेगी, है ना, मोबाइल पे ओपन होगी, तो मोबाइल का 75% तो अलग होगा ना। और जब आप लैपटॉप पे खोलोगे लैपटॉप पे खोलोगे तो लैपटॉप का 75% अलग होगा। तो लैपटॉप के विड्थ का 75% अलग होगा, मोबाइल के विड्थ का 75% अलग होगा। तो वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर एक डिवाइसेज़ के लिए अलग से विड्थ और हाइट सेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझिए परसेंटेज में मैं क्यों दे रहा हूँ। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विड्थ मैंने दे दी इसको 100%, हाइट दे दी 74 पिक्सल्स। ठीक है, तो 74 पिक्सल्स आपने हाइट दे दी, तो आपने बोलेंगे, हाँ बोलेंगे 74 पिक्सल हाइट क्यों दी। 74 पिक्सल हाइट इसलिए दी है क्योंकि 74 पिक्सल हाइट देने से जो है ना, आपका जो नया बार है ना ही ज़्यादा बड़ा दिखता है, ना ही ज़्यादा छोटा दिखता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा सेक्शन मैपर बन गया, एक बेसिक सेक्शन बन गया मैपर। अब ये बना है कि नहीं बना है उसको देखने के लिए मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है ना।
टेस्ट करते हैं अपने से। सॉरी, तो पुरानी वाली कर दी है, इसको खोलना पड़ेगा। तो सर, तो आप देख सकते हैं साइट बन गई, ठीक है ना? ये देखिए, ये सेक्शन साइट बोलते हैं मैंने, सेक्शन बन गया है यहाँ पर, ठीक है ना? अब ये आप बोलेंगे कि ये हैंड ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है इस वजह से आ रहा है, ठीक है ना? और ये अभी तो मैंने डेवलपमेंट टाइम के लिए ही लगाया है। जब मेरा फाइनल नैप बार तैयार हो जाएगा तो मैं इसको हटा दूँगा। अभी तो मैंने इसलिए ये लगाया है कि मैं जो मेरा जो नैप बार है वो कितना बड़ा है, उसके अंदर जो मैं कंटेंट ऐड करूँगा वो कितनी जगह ले रहे हैं, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो नैप बार है, मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ूँगा। पहला हिस्सा जिसमें ये रहेगा और दूसरा हिस्सा जिसमें ये रहेगा, ठीक है? तो चलिए तोड़ते हैं और 2 हिस्से बनाते हैं इसके। पहला बनाएँगे हम नैप ब्रांड, इसमें अगर लोगो वोगो है तो वो आ जाएगा। पास दे देंगे, दूसरा हिस्सा का नाम रखेंगे हम नैप कंटेंट। ये तो नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं, बहुत आगे। तो आप सोच रहे होंगे डॉट अलाइन क्या करता है? तो डॉट अलाइन जो है, मैं आपको ये बता दूँ कि डॉट अलाइन क्या करता है। सर, हाँ, तो डॉट अलाइन है, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता है, अलाइन आइटम सेंटर कर देता है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेंटर कर देता है। अलाइन आइटम कहने का मतलब है कि ऊपर और नीचे से इसको सेंटर में लाएगा, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब है कि इसके जो कंटेंट होंगे ना उसको भी सेंटर कर देगा, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। तो नया ब्रांड है, तो हम नया ब्रांड को हम टाइप करते हैं, नया ब्रांड, उसके अंदर है मेरा नया ब्रांड, रिलेटिव, विड्थ, विड्थ दे देंगे इसका हम 35%, हाइट दे देंगे 100%, और सेम प्रॉपर्टी मैप कंटेंट की भी लगा देंगे हम। मैप बार मैप कंटेंट पोजीशन इनहेरिट कर लो। इनहेरिट मतलब जो इसका जो पेरेंट है, यानी कि मैप बार, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो पोजीशन की वैल्यू है वही इसकी पोजीशन की वैल्यू है, दैट इज रिलेटिव, ठीक है ना? तो 35% तो मैंने नैप ब्रांड को दे दी है, तो नैप कंटेंट को 65% दे देंगे, बचा हुआ 65%, हाइट 100% रहेगी, ठीक है? H1 अंदर हेडिंग बनाते हैं, H1 पास दे देते हैं, H1 एच प्राइम हेडिंग, प्राइमरी हेडिंग, कर लेते हैं जस्टिस। तो आप देखिए जस्टिस आ गया है, ठीक है? तो अब पूछेगा कि ये इतना बड़ा क्यों दिख रहा है ना? आपने क्या तो बोलते हैं एच प्राइमरी को यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया है, नहीं यहाँ डिफाइन किया है। तो मैंने जो एच प्राइमरी है ना वो यूटिल डॉट सी एस एस में डिफाइन किया है, आप देख लीजिए एच प्राइमरी। तो ये यूटिल डॉट सी एस एस क्या है? यूटिल डॉट सी एस एस जो है ना, यूटिल डॉट सी एस एस और अलाइनमेंट डॉट सी एस एस, इसमें मैंने वो सी एस एस क्लासेस रखी हैं जो बार बार यूज होती हैं, ठीक है ना? तो
ऐसी CSS क्लासेस जो बार बार यूजर अगेन एंड अगेन यूज में आए, उसे हम CSS यूजेबल क्लासेस बोलते हैं, है ना। तो ऐसी क्लासेस जो बार बार यूज हो ना, तो हम क्या करते हैं, उस उन क्लासेस को इकट्ठे एक सेपरेट फाइल में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इकट्ठे सेपरेट फाइल CSS फाइल में डिफाइन कर देते हैं, और उन CSS फाइल्स को के अंदर डिफाइंड क्लासेस को हम बोल देते हैं CSS यूजेबल क्लासेस, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि जितने भी वेबसाइट या ऐप बनते हैं ना, वो उसके सॉरी उसके रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे होते हैं। रीयूजेबिलिटी कहने का मतलब क्या हो गया, रीयूजेबिलिटी कहने का मतलब ये हो गया कि बनाओ एक बार, उसको यूज़ करो 50 बार, ठीक है। कहने का मतलब यही है। तो अपना काम घटाने के लिए, अपना काम में तेज़ी लाने के लिए, ठीक है ना, डेवलपमेंट टाइम को घटाने के लिए हम CSS यूजेबल क्लासेस बनाते हैं। और चूँकि हम CSS के लिए बना रहे हैं, CSS में बना रहे हैं, तो CSS यूजेबल क्लासेस नाम पड़ेगा उसका, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि उसका असली यूज़ क्या है, कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है वो। तो एच प्राइम भी वो भी है ना। तो जो मैं गूगल से फ़ॉन्ट लेके आया था, मैं फ़ॉन्ट अलग कर देता हूँ उसके ऊपर। लाइन है, शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं, इसको स्पेसिफिकली टारगेट करके हम दे देते हैं। H1 है, उसका फ़ॉन्ट फैमिली कर दो, सॉरी सॉरी, ठीक। अब देखो ये अप्लाई हो गया, ठीक। अब इसके अंदर दूसरे हिस्से के अंदर हम ये बनाएंगे बचा हुआ हिस्सा, ठीक है ना। ये बचा हुआ हिस्सा हम बनाएंगे, ठीक है। बनाना शुरू करते हैं। पहले अनऑर्डर लिस्ट बना लेंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर 5 लिस्ट आइटम डाल देंगे, और उन 5 हर एक 5 लिस्ट आइटम के अंदर हर एक के अंदर एक लिंक डाल देंगे, एंकर टैग डालेंगे, जो कि यूज़र को स्पेसिफाइड पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। आउट इस अनऑर्डर लिस्ट को भी स्टाइल करना है, तो इसको हम टारगेट करते हैं अपने CSS फाइल में। इसके लिए मैं बार के अंदर बैक कंटेंट के अंदर लाया अनऑर्डर लिस्ट, ठीक। उसका भी पोजीशन रिलेटिव होगा, 100% हो जाएगा, उसका हाइट भी 100% हो जाएगा, ठीक। इसके अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है उसको टारगेट करते हैं। नया कंटेंट अंदर ये अंदर एल पोजीशन, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप कर सकते हैं पोजीशन में 100%, 500%।
अब चूंकि ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है ना, अनऑर्डर लिस्ट की प्रॉपर्टी सेम सेम है। जो प्रॉपर्टीज अनऑर्डर लिस्ट की हैं वही प्रॉपर्टीज अनऑर्डर लिस्ट के अंदर प्रेजेंट लिस्ट आइटम्स की हैं, ठीक है ना। तो इसको हम अलग से डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के आगे एक कॉमा लगा के एल आई पूरी रखते हैं, ठीक। तो अनऑर्डर लिस्ट में भी अप्लाई होगी ये प्रॉपर्टीज, ये तीनों प्रॉपर्टीज, और अनऑर्डर लिस्ट के लिस्ट आइटम्स में भी ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, ठीक। तो देखिए ये अप्लाई हो चुकी है, ठीक है ना। अब चूंकि ये 100% 100% देती है ना मैंने हाइट, तो इसलिए ऊपर जाकर चिपकती है। तो हाइट में हटा देंगे, हाइट ऑटो ही रखेंगे, कंटेंट की हाइट है इतनी कंटेंट की हाइट है, ठीक। तो अब आप देखेंगे ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ गए, तो ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स को भी हटाना है। तो ब्लैक ब्लैक डॉट्स को हटाने के लिए प्रॉपर्टी सीएसएस प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप करेंगे, लिस्ट स्टाइल रन कर देंगे, ब्लैक ब्लैक डॉट्स जो आ रहे थे वो चले जाएंगे। अब इसके अंदर एंकर टैग है ना, लिंक है, इसलिए ये अंडरलाइन आ रहा है और ब्लू कलर में आ रहा है, इसको फिक्स करना है। तो अब एंकर टैग को टारगेट करते हैं, जो लिंक्स हैं एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर जो लिंक्स के नीचे जो अंडरलाइन आ रही थी उसको हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है। अब क्योंकि उसको हटाना है इसमें कर देंगे ना, तो वो हट जाएगा। अब इसका ये जो ब्लू कलर में बाय डिफ़ॉल्ट लिंक है तो बाय एच लिंक का एचटीएमएल में जो होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है, ठीक है। और मुझे ब्लू चाहिए नहीं, मुझे ब्लैक चाहिए, तो मैं सिंपल बोलूँगा कलर इज इक्वल टू ब्लैक, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अभी जो लिंक्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, फंक्शनलिटी कर देंगे रोबोटो, टाइप कर देंगे फॉन्ट साइज कर देंगे हम 25 पिक्सल्स, ठीक है। देखिए 25 पिक्सल्स आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा हो गया, बहुत ही बड़ा, ठीक है ना। इसमें और इसमें कुछ फर्क ही नहीं पता चल रहा है, तो हम 25 पिक्सल नहीं देते हैं, सिंपल 18 पिक्सल दे देंगे, तो ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि इसमें कुछ अलग सा दिख रहा है, इसमें कुछ ही अलग सा दिख रहा है, तो हाँ अलग सा दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने इसमें जो लिस्ट आइटम्स है ना, ये लिस्ट आइटम्स है, ये सॉरी ये वाली और ये वाली लिस्ट आइटम्स है, इसके जो लिस्ट आइटम्स हैं उसका उसका जो विड्थ है वो 100% नहीं दिया, उसका विड्थ सेट ही नहीं किया है, बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग देकर के सेट कर दिया है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, नहीं तो इस लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मेल करके अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको वैसा ऐसा ही बना करके दिखा दूँगा, ठीक है।
चूँकि हमारा मैप बार रेडी हो गया है, तो इस जो मैंने मैप बार को बॉर्डर दिया था, वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और जैसे ही मैं हटाऊँगा तो देखिएगा जो हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा था, वो भी चला गया है। देखिए, चला गया है ना? अब इसमें मैंने जो है ना, ये सिंपल नैप बार रखा है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कुछ होवर इफ़ेक्ट्स लगाए जाएँ, तो आप होवर इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि दिखा देता हूँ मैं आपको एक होवर इफ़ेक्ट लगा करके। देखिए, ये भर के आ रहा है ना? सेल ट्रांसफॉर्म। आप देख रहे हैं कि उभर के आ रहा है, ठीक है ना? तो चाहें तो ऐसा भी इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है? आप कुछ भी इफ़ेक्ट चाहते हैं, आप कुछ भी इफ़ेक्ट लगा दे सकते हैं, ठीक है ना? और आप देख रहे हैं कि जैसे मैं ला रहे हैं कि हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है। हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ज़ेड डायरेक्शन में उठने की कोशिश कर रहा है, और चूँकि स्क्रीन तो 2D है, स्क्रीन तो 3D है नहीं, तो ये थोड़ा-सा शिफ्ट हो जा रहा है राइट हैंड साइड को। तो इसलिए राइट हैंड साइड को शिफ्ट होता है ना, तो ये जो है अपने डिफ़ॉल्ट विड्थ एंड हाइट से ओवरफ्लो कर देता है। तो ओवरफ्लो कर जाता है, इसलिए यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है। तो जैसे मैं हटा देता हूँ, तो अपने वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाता है, पुरानी पोजीशन पे, तो स्क्रॉल बार भी गायब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्क्रॉल बार नहीं आए, और आप ये होवर इफ़ेक्ट भी चाहते हैं, ऐसा होवर इफ़ेक्ट भी चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए। तब वो हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आएगा। देखिए अभी भी आ रहा है। आप बोलेंगे अब इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सबसे लास्ट है ना, और ये चूँकि ये सबसे लास्ट है, और जब इस पे ओवर टिपते हैं तो सेम वही ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है ना? तो आप चाहें तो इसका कम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये ऐसे ही आता रहेगा। तो आप एक तरीका और है इसको फिक्स करने का, इसकी साइज़, ये जो जस्टिस वाला जो पार्ट है ना, उस उसका साइज़ आप घटा दीजिएगा, तो वो तब ये हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आएगा, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, तो आप ये प्रॉपर्टी मत लगाइए, आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी लगा लीजिए, जैसे कि कलर है, कलर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउन हो जाए कलर, है ना? ब्राउन हो जाए, पर ब्राउन में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये लिस्ट आइटम्स के अंदर कोई टेक्स्ट है नहीं, है ना? लिस्ट आइटम्स के अंदर तो एक एलिमेंट है, एंकर टैग। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका कलर ब्राउन है, तो आपको लिस्ट आइटम्स के अंदर में लिस्ट आइटम्स को प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट एंकर टैग के ऊपर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। मतलब कहने का है कि, और वो जो इफेक्ट है एकदम से नहीं आए, थोड़ा रुक करके आए, तो ट्रांजिशन जो है आपको लिस्ट आइटम में नहीं,
प्रेजेंट लिस्ट आइटम्स के अंदर प्रेजेंट एंकर टाइम सही हो गया। चूंकि ये रेगुलर साइज है ना, रेगुलर फॉन्ट साइज है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। आपको पता चले इसलिए मैं इसका जो फॉन्ट वेट है उसको बोल्ड कर देता हूँ। और ठीक है ना, पता चल रहा है देखिए इसको। और बनाने के लिए फॉन्ट वेट वाला जो प्रॉपर्टी ओवर के अंदर लगा दी। तो आप ऐसे चाहिए हजारों प्रॉपर्टीज इसके अंदर लगा सकते हैं। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना। और आपको पता भी चल रहा होगा डिस्टिंग्विशेबल भी लग रहा होगा ये, और उसे डिस्टिंग्विश भी होता रहा है ना। तो आप हजारों प्रॉपर्टीज ऐसे कहेंगे तो आप हजारों प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आप आज के लिए आज आपने देखा, हमने ये पहला सेक्शन में बार यानी नेविगेशन बार बना लिया है। अगले वीडियोज में हम ये अगला सेक्शन यानी कंटेंट कंटेंट वाला सेक्शन ये सेक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और वीडियो में हम ये कंटेंट वाला सेक्शन भी बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो या सुझाव उझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आई डी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।